हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे भारत ही नहीं दुनिया के ऐसे समाज की जो सबसे ज़्यादा शोषित, वंचित, पीड़ित, सताया हुआ और उपेक्षित है। जी हाँ, मैं ऐसे मनुष्यों की बात करूंगा जो हर जाति, संप्रदाय, धर्म में पाए जाते हैं, जो हर देश प्रदेश शहर में पाए जाते हैं, जो किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ हर जगह नाइंसाफ़ी ही होती है। क्योंकि उनकी शरीर कुछ अलग होती है। मैं बात कर रहा हूं किन्नर समाज की। दोस्तों, किन्नर जिसको हम लोग हिजड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं, आमतौर पर भारत में सबसे अधिक सताया हुआ कोई समाज है तो किन्नर समाज है। जैसे हम समाज को इस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिला, फिर विकलांग लोग, अनाथ बच्चे, गरीब सवर्ण, हम जितने भी इस तरह के वर्ग बनाते हैं कमजोर वर्गों की, इन सब में अगर सर्वाधिक कोई कमजोर वर्ग है तो वह है हिजड़ों का समाज। और यह समाज किसी जाति, वर्ग, वर्ण या संप्रदाय विशेष से नहीं आता, बल्कि यह ईश्वर की वह रचना है जो किसी के भी घर में जन्म ले सकती है। इस तरह से हिजड़ों के साथ होने वाला भेदभाव, अत्याचार, जाति और धर्म, पंथ और क्षेत्र के सीमाओं से परे हटकर होने वाला भेदभाव है। यह भेदभाव हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर परिवार में, जहां कहीं किन्नर पैदा हो जाए, जहां कहीं वो रह रहा हो, जहां कहीं वो जीवन यापन कर रहा हो, हर जगह होता है। एक बात और कह दें, जब से भारत का संविधान बना है, लोकतंत्र लागू हुआ है, वोट का अधिकार है, तब से तमाम ऐसा वर्ग जो कि समाज में संख्या में अधिक है लेकिन हक में तुलनात्मक रूप से किसी समाज से कमजोर है, वह यह कहकर अपने पक्ष में नारा लगाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बात हिस्सेदारी भर की नहीं होती है, ऐसा कहकर वो वोट बैंक अपने पक्ष में पोलराइज कर लेता है और सत्ता तक पहुंचने की दमखम रखता है। यानी कि अपने लिए अपना अधिकार हासिल करने का रास्ता खुद बना लेने में सक्षम है। क्योंकि संख्या के आधार पर वह लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक योग्यता रखता है जो बहुमत की है। लेकिन यह समाज तो इस मामले में भी पिछड़ा हुआ है। सबसे पहली बात है कि किन्नरों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। जैसे आप देखते होंगे शहरों के ट्रैफिक सिग्नल पर ये भीख मांगते हैं, लेकिन अगल बगल जो टॉयलेट बने हुए हैं, जो शौचालय बने हैं, वो दो ही वर्ग में है, स्त्री पुरुष। कभी आपने सोचा कि ये कहाँ जाते होंगे? अगर इनको शौच लग गई, पेशाब लग गई तो ये कहाँ जाते होंगे? कभी नहीं सोचा। इसी बात पर एक लेख छपा है आज 16 अप्रैल को द इंडियन एक्सप्रेस। अक्सा शेख ने छापा है कि जब कभी वो चौराहे से गुजरती हैं और हिजड़ों को नाक करते देखती हैं भीख मांगते हुए, तो सोचती हैं कि आखिर ये कहाँ रहते होंगे, इनको पी यानी कि पेशाब आती होगी तो कहाँ जाते होंगे, इनके लिए समाज में कोई जगह क्यों नहीं, इनको घरों में जिस परिवार में पैदा हुए उन्होंने क्यों निकाल दिया। तमाम तरह की ऐसी बातें इन्होंने लिखी है। दोस्तों, जिस किसी के घर में भी ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, वो अगर देखा जाए तो वह केवल और केवल शारीरिक विकृति है एक तरह की, लेकिन ये रोग नहीं है, इसका उपचार अलग से नहीं किया जा सकता। दरअसल होता क्या है कि हम स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। पहले तो बच्चा अबोध होता है, फिर बाद में उसमें पुरुष है तो पुरुष के हार्मोन आते हैं, स्त्री है तो स्त्री के हार्मोन आते हैं। ऐसे इस शरीर में भी उसकी स्त्री या पुरुष के जननांग होते हैं जो एक अवस्था आने पर विकसित हो जाते हैं, जैसे शरीर के सारे हिस्से विकसित होते हैं। लेकिन ये किन्नर कौन होते हैं? जिनमें दो में से एक तरह की या दोनों तरह की विकृति होती है। पहली विकृति ये है कि उसके जननांग ही विकसित नहीं होते हैं, यानी वो पुरुष के रूप में तो है लेकिन जननांग विकसित नहीं है, या स्त्री के रूप में है लेकिन जननांग विकसित नहीं है। और दूसरी विकृति इस तरह की हो सकती है कि शरीर से तो पुरुष जैसा दिख रहा है, लेकिन जब वो बच्चे से किशोरावस्था में आ रहा है तो उसके अंदर स्त्री के हार्मोन आ रहे हैं।
या वो लड़की के रूप में पैदा हुई है तो उसके अंदर पुरुष के हार्मोन आ रहे हैं। तो इस तरह से उसमें एक तरह का डिसऑर्डर होता है। लेकिन समाज क्या कहता है, ऐसे लोगों को भगा देता है। इनकी शरीर थोड़ा स्त्री पुरुष दोनों की मिली जुली लगती है। हमारे समाज में दोस्तों, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि हमारे समाज में न जाने ऐसा क्या है कि अगर किसी के साथ ऊपर वाले ने अन्याय किया है या किसी के साथ समाज से कहीं अन्याय हो गया, गरीब हो गया, पीछे हो गया, कुरूप हो गया, तो उसको हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, किनारे लगा देते हैं, न कि उसका सहारा बने। परंपराएं इसी तरह की रही हैं। तो इस तरह से जो किन्नर पैदा होते हैं उन्हें न तो उत्तराधिकार रहा है, न गोद लेने का अधिकार है, न गोद में लिए जाने का अधिकार है कि इनको कोई गोद ले ले, न इनको विवाह का अधिकार है कि अपने पसंद के अनुसार ये जीवन जी सके किसी के साथ। किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बेहतरीन फैसला आया, जिसमें कहा गया कि जो भी सरकारी फॉर्म बनेंगे उसमें जैसे स्त्री पुरुष का कॉलम होता है वैसे एक तीसरा कॉलम होगा जिसमें लिखा जाएगा थर्ड जेंडर, जिससे कि कम से कम ये अपना नाम तो भर पाएं, अपनी पहचान तो फॉर्म के रूप में फिल कर पाएं। और उस जजमेंट में कोर्ट ने यह भी कहा था कि हिजड़ों के अधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम करवाए जाएं। तो कई सारे कार्यक्रमों में मैं एज ए चीफ गेस्ट गया था और लॉ एक्सपर्ट के तौर पर मैंने बहुत सारे व्याख्यान इस पर दिए हैं। तो दोस्तों, मैंने ये पाया कि इनका सबसे पहला तिरस्कार इनके परिवार के लोग करते हैं। प्रायः ये जिस किन्नर की तस्वीर मैंने लगा रखी है, ये है खुशी शेख। इनका जन्म मुंबई में होता है, घाटकोपर में, और ये अपने माँ बाप की पहली संतान है। बहुत दिन बाद संतान होती है, लेकिन इनकी माँ जब देखती है तो एकदम सिहर जाती है। इनकी माँ इनको लड़कों की तरह पालती है, लेकिन जब धीरे धीरे स्कूलिंग में जाते हैं तो फिर महसूस हो जाता है बड़ा होने पर कि ये तो लड़का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लड़कियों के हार्मोन हैं। तो लड़कियों की तरह सजना संवरना, उनके ड्रेस पहनना, उनके सैंडल पहनना, उनकी तरह से डांस करना, ये इसका खिंचाव होता है। क्योंकि हम में से जो पुरुष हैं और हम में से जो स्त्री हैं, मैं सभी मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर जो हार्मोन है वो हमने नहीं पैदा किया है, वो प्रकृति ने हमारे शरीर में डाला, इस नाते हम ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर किसी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाए, डिसऑर्डर डाल दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए प्रकृति के द्वारा, तो वो उल्टे व्यवहार करने लगेगा। कल मैं खुशी शेख की कहानी देख रहा था यूट्यूब पर, बहुत दर्द भर आया कि आखिर कितनी तकलीफ में लोग जिंदगी जीते हैं। क्योंकि जब कभी किसी को आप समाज में तिरस्कृत कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, उसके लिए संवेदना विहीन कर देते हैं, तो होता क्या है कि वो जितना भी दुख झेलता है लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो पूर्व जन्म का पाप है। एक बहुत बड़ी थियरी है पूर्व जन्म के पाप वाली। इसने बहुत से अन्यायों को जस्टिफाई कर दिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महज इस एक किन्नर की दुख भरी दास्तां अगर सुन ली जाए तो भगवान राम के वनवास गमन के जो दुख थे ना, उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी कुछ एक लोगों के ही दुख को केवल रेखांकित करते हैं, से सबके दुखों को हम तिरस्कृत कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। तो भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नालसा बनाम भारत संघ के मामले में 2014 में फैसला दिया, उससे अब इनको उत्तराधिकार मिला है। अब अगर आप उत्तराधिकार पढ़ेंगे, खासकर जैसे यूपी रेवेन्यू कोड जो अखिलेश यादव की सरकार में बना था 2016 में, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में बना था, फिर बाद में 12 में जब सरकार इनकी आती है तो लागू करते हैं उसको 16 में। उसमें लिखा हुआ थर्ड जेंडर बच्चों को भी उत्तराधिकार मिलेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जो कानून बने हैं उसमें इनको उत्तराधिकारी मान लिया गया। इसके अलावा इनके आपसी शारीरिक मिलन को दंडनीय बनाया गया था धारा 377 में। उसको नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के केस में 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक समाप्त कर दिया कि अगर दो वयस्क, चाहे वो पुरुष हो या दो स्त्री हो या किन्नर हो, अगर वे आपस में शारीरिक संबंध स्वेच्छया बनाते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अन्यथा इनके यौनाचार पर भी प्रतिबंध था। ये किसी तरह से यौन क्रिया अगर करेंगे तो उनको आजीवन कारावास में डालने की बात होती थी। उसका परिणाम क्या होता था? जब मैं कई सेमिनारों में गया तो इन लोगों ने अपनी दर्द भरी दास्तां बताई। 377 जो पुरानी धारा थी कि सर चूंकि हम लोग तो स्त्री पुरुष हैं ही नहीं, हम तो किसी भी तरह की हरकत करेंगे तो अपराध मान लिया जाएगा। समझिएगा,
तो पुलिस वाले हम लोगों को टॉर्चर करने के लिए धमकी देते हैं कि तुम्हारे पर हम 377 का केस लगाकर जेल में डाल देंगे, और ये धमकी देकर हमारी इच्छा के खिलाफ वो हरकत करते हैं जो हरकत अपराध है। क्योंकि हम लोगों का न कोई परिवार है, न समाज है, न घर है, न कोई समूह है इस तरह का कि हम आवाज़ उठा पाएं, इसलिए हम लोग सब कुछ सह लेते हैं। बहुत दर्द भरी दास्तां थी उन लोगों की। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने इनके दर्द को सुना और 377 को थोड़ा सा डाउन किया। अब अलग बात है कि नैतिकता की दुहाई देने वाले तमाम संगठन नैतिकता के कारण से होने वाले, नैतिकता के कारण से, जी हाँ, नैतिकता बहुत से अपराध भी करवाती है। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, नैतिकता बहुत से अपराध करवाती है। जहाँ बहुत लंबे लंबे घूंघट पुराने ज़माने में हुआ करते थे ना, उन घरों में अगर कोई विधवा हो जाती थी तो प्रायः उसका शारीरिक शोषण घर में ही होता था, क्योंकि वो कहीं बोल नहीं सकती। और शेष महिलाएं भी पर्दे में थीं, वो भी नहीं बोल सकती थीं। तो जब महिलाएं पर्दे में थीं तो रेप ज़्यादा होता था। आज रेप कम होता है, प्रकाश में ज़्यादा आता है। तो आप कहेंगे नैतिकता कम हो गई। जी नहीं, अधिकार मिलने से अनावश्यक नैतिकता हटेगी। तो वैसे ही जब तक धारा 377 थी, इनके साथ ज़्यादा अपराध होता था। अब इनकी इच्छा पर है कि ये यौनाचार में कहीं भाग लें या न लें। तो ये दो अधिकार तो इनको मिल गए, एक तो उत्तराधिकार पाने का, जबकि व्यवहार में लोग इनको देते नहीं हैं। इतना तिरस्कार परिवार समाज में हो जाता है और इनकी वजह से इनके परिवारों का हो जाता है कि इनको घर छोड़कर भागना ही पड़ जाता है। या तो घर वाले फेंक देते हैं, भगा देते हैं, या इन्हें भागना पड़ जाता है। ये तिरस्कार कौन करता है दोस्तों? केवल ब्राह्मण नहीं। मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूं कि आजकल एक नया फैशन चला है कि देश की सभी समस्याओं के लिए या इतिहास में हुई सभी बुराइयों के लिए या तो मुसलमान दोषी हैं या ब्राह्मण दोषी हैं। जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं वो केवल सभी समस्याओं के लिए मुसलमानों को दोषी बना दे रहे हैं, और जो सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, नाम पर अब मैं कहूँगा क्योंकि आपकी राजनीति भी उसी तरह की घिनौनी हो रही है, वो सभी समस्याओं के लिए ब्राह्मण जाति को दोषी बना रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा जाति, धर्म, समाज, संप्रदाय या लोग हैं जो कहीं अगर हिजड़ा पैदा हो गया या आ गया तो मनुष्य तो है ना, तो उसे मनुष्य मानकर उसका आदर करते हैं, और उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो प्राकृतिक हैं, वो किसी ने अपने मन से निर्मित नहीं की है। मेरे मन में जो स्त्रियों के प्रति आकर्षण है स्वाभाविक, वो मेरे पुरुष होने के नाते है, मेरे अंदर जो प्रकृति ने हार्मोन डाला उस कारण से है। ऐसे ही किसी स्त्री का मेरे प्रति जो आकर्षण होगा स्त्री होने के नाते, वो उसके अंदर जो स्त्री के हार्मोन प्रकृति ने डाला है उसके कारण से है। ऐसे ही अगर इस प्रकृति ने किसी को आधी शरीर पुरुष की दी और आधी स्त्री की दी और हार्मोन ऐसा डाला तो ये प्रकृति ने डाला, फिर तिरस्कार हम क्यों करते हैं? क्या यह तिरस्कार प्रकृति का तिरस्कार नहीं है? क्या यह अमानवीयता नहीं है कि जिसके साथ प्रकृति ने अन्याय कर दिया, जिसको प्रकृति के उस सामान्य क्रम से अलग कर दिया, जिस क्रम में होना स्वाभाविक है, उसके साथ हम भी अपनी सामाजिक मान्यताओं के कारण अत्याचार नहीं करते हैं? तो जैसे कल मैंने कन्यादान के माध्यम से लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचार पर बात की, आज उससे भी ज़्यादा सताए हुए समाज पर मैंने चर्चा की है, और वो है किन्नर समाज। आज भले इनको कानून में उत्तराधिकार मिल गया, मताधिकार मिल गया, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, लेकिन अभी भी कानूनी रूप से इनको दो अधिकार नहीं मिले हैं। पहला तो गोद में लिए जाने या गोद लेने का अधिकार इनको नहीं है। ये अगर चाहें कि किसी का बच्चा गोद ले लें, यहाँ तक कि सड़क पर पड़े बच्चे को भी उठाकर गोद ले लें, तो ये अधिकार इनको नहीं है। अभी हाल ही में 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेज की पीठ ने 3:2 के बहुमत से, यानी 3 जजों ने कहा कि अधिकार नहीं है, 2 जजों ने कहा कि है। वो कौन 2 जज? CJI चंद्रचूड़ जी और किशन कौल जी। इन 2 जजेज ने कहा कि नहीं, इनको अधिकार होना चाहिए, ये संविधान के अनुच्छेद 15 में आता है, इनको अधिकार होना चाहिए। लेकिन 3 अन्य जजों ने ये कह दिया कि नहीं, इनको अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को ये गोद लेंगे उसकी परवरिश ये सही से नहीं कर सकते। ये कौन सा पैमाना है कि ये परवरिश सही नहीं कर सकते? ये कौन सा पैमाना है कि जो एक पुरुष के रूप में पैदा हुआ है, पुरुष के रूप में दिखाई दे रहा है, वो अच्छा पिता और अच्छा पति होगा ही? ये कौन सी गारंटी है? तो जैसे हम उसको जज नहीं करते, केवल शरीर के आधार पर मान लेते हैं, वैसे इनके शरीर के ही आधार पर इनको अयोग्य करार कर देने का तर्क क्या है? यानी अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुमत जो है उन परंपराओं की तरफ जा रहा है, उन पारंपरिक मान्यताओं की तरफ जा रहा है, जो स्टीरियोटाइप जिनको कहते हैं कि सोच लिया और मान लिया।
जी हाँ, ये जो मुस्लिम की नफरत और ब्राह्मण की नफरत चल रही है ना, ये नए स्टीरियोटाइप विचार को जन्म देगी कि हर समस्या के लिए किसी को जिम्मेदार मानना। ये अपने आप में तार्किक बातें नहीं होती हैं। फिर भी तो ऐसे में इनके पास अभी न तो आपस में विवाह करने का इनका अधिकार है। आप कहेंगे विवाह कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके तो बच्चे नहीं होंगे। तो कहाँ लिखा हुआ है कि विवाह करके बच्चा पैदा करना अनिवार्य है? यहाँ तक कि अगर कोई पुरुष स्त्री विवाह भी कर लिए, बच्चे नहीं हुए, तो इसके आधार पर तलाक भी नहीं होता है, दूसरा विवाह करने का भी अधिकार नहीं है। यानी विवाह जो है वो केवल दो लोगों के बीच है, स्त्री पुरुष के बीच है। ठीक है, इनको विवाह करने का अधिकार आप उस रूप में नहीं देंगे जिस रूप में समाज में स्त्री पुरुष को मिला है, लेकिन कोई बंधन का अधिकार अगर ये चाहते हैं कि इनको भी मिले, जिससे कि अपने दूसरे साथी को ये बांध सकें कानूनी रूप से, तो इनको भी दिया जाना चाहिए ऐसा अधिकार। अभी तक खैर नहीं मिला है। तो ये न केवल सामाजिक रूप से सताए हुए हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से सताए हुए हैं, बल्कि ये आपके कानूनी रूप से भी सताए हुए लोग हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में ही नहीं, दुनिया में अगर सर्वाधिक सताए हुए कोई लोग हैं तो किन्नर समाज के लोग हैं, और उनके प्रति वह समाज भी असंवेदनशील है। कोई आवाज नहीं उठाता, कहीं कोई बात नहीं कहता, जो खुद के सताए होने का दावा करते हुए अन्य समाज से न्याय की मांग करता है। यानी जो खुद सताया हुआ है वो भी इनको सताने में पीछे नहीं रहता, चाहे वो स्त्रियां हों या जातिगत धर्मगत आधार पर सताए हुए लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात से लोगों की आंख खुलेगी, थोड़ा सा लोग संवेदनशील होंगे, सड़कों पर भीख मांग रहे किन्नरों के साथ थोड़ा मानवीय व्यवहार करेंगे, और अगर वो अपने हक के लिए कहीं कोई सड़क पर बात करेंगे, कहीं आंदोलन करेंगे, तो ठीक है कि उनके साथ जाकर आप साथ दें कि न दें, लेकिन कम से कम जो अपने न्याय के लिए वो बात करेंगे, पारंपरिक कुमान्यताओं यानी कुप्रथाओं के आधार पर उनके उस आवाज का विरोध नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, भारत के संविधान पर मेरी इस पुस्तक को अगर आप मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क करके मंगा सकते हैं। 1 या 2 प्रति अगर लेते हैं तो इसका जो मूल्य है 300 रुपये प्रति किताब होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मंगाते हैं तो क्योंकि पोस्टल खर्च कम हो जाता है तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। जय संविधान।